नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो पिछली कक्षाओं से हम आदिकालीन धार्मिक साहित्य को पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हमने आदिकाल का जो सिद्ध साहित्य है और जो नाथ साहित्य है उसको पढ़ लिया है। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन जैन साहित्य। तो यदि हम आदिकाल के जैन साहित्य को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि जो आदिकाल में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार के लिए यानी कि अपने मत के प्रचार के लिए जिस साहित्य का सृजन किया गया उसे ही हम आदिकालीन जैन साहित्य कहते हैं। ठीक है। तो ये जो जैन शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है जिन शब्द से। किस शब्द से? जिन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये जो जिन शब्द है इसका अर्थ होता है विजय पाने वाला। क्या? विजय पाने वाला। अब विजय किस पे पाने वाला, यानी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेता है उसे ही जिन कहा गया और इसी जिन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो ये तो हो गई जिन शब्द की बात, यानी कि जिस शब्द से जैन जैन की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब समझ लेते हैं कि जो जैन साहित्य है वह किस 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 प्रकार में लिखा गया, यानी कि हमें जैन साहित्य के कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं। तो जो जैन साहित्य है वह हमें मुख्यतः दो रूपों में देखने को मिलता है। अब ये दो रूप कौन कौन से थे? तो उसमें सबसे पहला आता है प्रबंध काव्य। कौन सा? प्रबंध काव्य। और दूसरा मुक्तक काव्य। जो आदिकालीन जैन साहित्य है वह हमें इन दो रूपों में देखने को मिलता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। जैसा कि हमने सिद्ध और नाथ साहित्य में देखा था कि जो सिद्ध और नाथ साहित्य है वह हमें ज्यादातर मुक्तक काव्य में देखने को मिलता है, यानी कि उनकी जो ज्यादातर रचनाएं हैं या हम कह सकते हैं लगभग सभी रचनाएं हमें मुक्तक रूप में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो जैन साहित्य है उसमें हमें इन दोनों प्रकार का साहित्य देखने को मिल जाता है, प्रबंध भी और मुक्तक भी। अब जो ये प्रबंध काव्य था इसमें उन्होंने जो जैन कवि थे उन्होंने जो भारतीय समाज में जो हिंदू कथाएं प्रचलित थी, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इन कथाओं को आधार बनाकर उन्होंने साहित्य का सृजन किया। यानी कि जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखें तो जो जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं स्वयंभू, उन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौंचर्यु की रचना की। कौन सी रचना थी? स्वयंभू ने पौंचर्यु की रचना की राम कथा को आधार बनाकर, जो कि एक प्रबंध काव्य है। और यदि हम मुक्तक काव्य की बात करें तो जो इन्होंने जाति पाति के विरोध में साहित्य लिखा या फिर जो उपदेश देने के लिए इन्होंने साहित्य लिखा वह ही मुक्तक काव्य में आता है। ठीक है। और प्रबंध और मुक्तक के अलावा भी इसमें हमें काव्य की एक और शैली देखने को मिलती है, तो आइए उसे भी एक बार देख लेते हैं। अब यदि जैन साहित्य में प्रबंध और मुक्तक के बाद बात करें तो इसमें हमें एक और साहित्य की शैली देखने को मिलती है जिसे कि फागु काव्य कहा जाता है। अब ये जो फागु काव्य है यह एक प्रकार का गीत था जिसे कि वसंत ऋतु या होली आदि के अवसरों पर गाया जाता था मुख्य रूप से। ठीक है। यानी कि यदि हम फागु काव्य को समझें तो हम इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार का गीत जो कि वसंत ऋतु या होली इत्यादि के अवसरों पर गाया जाता था। और हमें जो सबसे प्राचीनतम फागु ग्रंथ देखने को मिलता है वह जिनचन सूरी का है। जिनचन सूरी फागु 1284 ईस्वी में इसका समय माना जाता है। ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। और खासकर जिनचन सूरी का ये जो फागु काव्य है, जिनचन सूरी फागु, इसका समय 1284 मुख्य रूप से आप ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है इसका समय। ठीक है। तो ये तो हो गया फागु काव्य। अब आ जाते हैं जैन साहित्य की विशेषताओं पर। तो यदि हम जैन साहित्य की विशेषताओं पर बात करें तो जैन साहित्य में जो हमें सबसे पहली विशेषता देखने को मिलती है वह आती है उपदेश मूलकता। यानी कि जो जैन कवियों ने साहित्य लिखा या जिसे भी हम कह सकते हैं कि जो आदिकाल में धार्मिक साहित्य लिखा गया वह मुख्यतः उपदेश की दृष्टि से ही लिखा गया। यानी कि वह साहित्य सृजन की दृष्टि से नहीं लिखा गया, वह समाज को उपदेश देना चाहते थे, अपने धर्म अपने मत का प्रचार करना चाहते थे। और जिस कारण उन्होंने
उपदेश अपने काव्य में उपदेश दिए, इसलिए उपदेश मूलकता इस काव्य की एक मुख्य विशेषता हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो जैन साहित्य की अगली विशेषता है वह आती है विषयों की विविधता। अब जैसा कि अब जब हम जैन साहित्य को पढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैन साहित्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य देखने को मिलता है। तो जिसमें कि उन्होंने जब मुक्तक काव्य लिखा तो उन्होंने समाज में उपदेश दिए, अपने अपने मत के उपदेश दिए, फिर रूढ़ियों का विरोध किया, जाति पाति का विरोध उन्होंने मुक्तक काव्य के रूप से किया। और जो उनका प्रबंध काव्य था उसमें उन्होंने जो हिंदू कथाएं थी उनको आधार बनाकर साहित्य की रचना की। ठीक है। और इसमें हमें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कि इसमें हमें फागु काव्य की भी एक शैली देखने को मिल जाती है। इसलिए इनके जो काव्य के विषय थे उसमें हमें विविधता देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो यह भी इस काल की, इस साहित्य की एक विशेषता हो जाएगी। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता आती है जैन साहित्य की, यह आती है तत्कालीन स्थितियों का चित्रण। ठीक है। अब जो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आदिकाल था उसमें जो राजाओं के आश्रित कवि थे उन्होंने जो समाज की स्थितियां थी, यानी तत्कालीन समाज की स्थितियां थी, उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। वह केवल अपने राजाओं को ही प्रसन्न करने में लगे रहते थे। लेकिन जो जैन कवि थे उन पर, वह राजाओं के आश्रित नहीं थे, यानी कि उन पर राजाओं का कोई दबाव नहीं था, जिस कारण से उन्होंने अपने साहित्य में अपने तत्कालीन समाज की स्थितियों का भी चित्रण किया है। ठीक है। और जो इसके बाद अगली विशेषता आती है वह आती है रूढ़ियों का विरोध। अब ये एक ऐसी विशेषता है जो कि हमें पूरे के पूरे आदिकालीन धार्मिक साहित्य में देखने को मिल जाती है। यह विशेषता हमने सिद्ध साहित्य में भी देखी, फिर नाथ साहित्य में भी देखी, और जैन साहित्य में भी हमें रूढ़ियों का विरोध देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है शांत या निर्वेद रस का प्राधान्य। अब जो जैन साहित्य है उसमें हमें और भी बहुत सारे, जैसे श्रृंगार रस और भी अन्य बहुत सारे रस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो शांत और निर्वेद रस था उसका हमें इस साहित्य में प्राधान्य देखने को मिलता है। ठीक है। यानी कि इस रस का इन्होंने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में खूब प्रयोग किया है। ठीक है। तो ये तो हो गई शांत और निर्वेद रस की बात। तो यदि अब हम जैन साहित्य की अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी अगली विशेषता है प्रेम के विविध रूप। अब जो जैन साहित्य है उसमें हमें प्रेम के मुख्यतः 5 रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है विवाह के लिए प्रेम। उसके बाद जो अगला प्रेम आता है वह है विवाह के बाद का प्रेम। उसके बाद आता है रोमांटिक प्रेम। उसके बाद असामाजिक प्रेम, और अंत में जो प्रेम आता है उसे कहते हैं विषम प्रेम। तो प्रेम के ये 5 रूप हमें जो जैन साहित्य है इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वह आती है लोक भाषा का प्रयोग। अब जो जैन कवि थे उन्होंने भी सिद्धों और नाथों की तरह अपने मत के प्रचार के लिए जो उस समय की लोक भाषा थी उसी का प्रयोग अपने साहित्य में किया। ठीक है। तो ये तो हो गई जैन साहित्य की विशेषताएं। अब आइए हम जैन साहित्य के जो मुख्य कवि हैं और जो उनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उनके बारे में भी एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो यदि अब हम जैन साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं और जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में बात करें तो जो सबसे पहला नाम हमें देखने को मिलता है वह आता है स्वयंभू का। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो स्वयंभू थे उन्हें ही जैन साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है, और इनकी जो मुख्य रचना है वह है पहुंचर्यु, जो कि राम कथा को आधार बनाकर लिखी गई थी। ठीक है। इसके बाद जो अगले मुख्य कवि हैं वह आते हैं शालिभद्र सूरी, जिन्होंने कि भारतेश्वर बहुबली रास नामक रचना लिखी। ठीक है। इसके बाद अगले कवि आते हैं देवसेन, जिन्होंने कि श्रावकाचार लिखी। ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है, तो आप इसे ध्यान में रखना। इसके बाद जो अगले कवि आते हैं वे आते हैं असगु कवि, जिन्होंने कि चंदनबाला रास नाम की रचना लिखी। ठीक है। इसके बाद जो अगले हैं वे आते हैं विजयसेन सूरी, जिन्होंने रेवंतगिरी रास नामक रचना लिखी। और अंत में जो महत्वपूर्ण कवि हमें जैन साहित्य में देखने को मिलते हैं वह हैं जिनधर्म सूरी, जिन्होंने कि स्थूलीभद्र रास नामक रचना लिखी। ठीक है। और इसी के साथ हम आज के इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं जो आदिकाल का रासो साहित्य है, उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है।